कौन बोला? विवेक। तेरा नाम शो तो हो रहा है, पर वो है ना इसके ऊपर है ना तो लाइव सीआईडी बना हुआ है। चलो बच्चे, आज हम लोग है ना एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द यूनिट नंबर 4। दिस यूनिट कंटेन्स बेसिकली, आपको है ना क्या क्या कंटेन करके रखती है यूनिट, कंटेन करके रखती है। जहाँ पर अभी तक लोगों ने बात करी इम्पल्स टरबाइन के बारे में, अब हम बात करेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में। ठीक है, और उस इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का एक स्पेशल टाइप, जिसको है ना नाम दिया गया है पार्सन्स टरबाइन। ठीक है, उस पार्सन्स टरबाइन को हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है आज के उसके अंदर। और फिर इसके बाद में है ना हम लोग पढ़ेंगे इसके रैंकाइन साइकिल को, उसके है ना रीजनरेशन के बारे में, कैसे हमारी ये रैंकाइन साइकिल है ना एक्टिवेट हो जाती है नए तरीके से। गॉट माय पॉइंट? तो देखो, ये जो यूनिट है ना दो टाइप के हैं, आप न्यूमेरिकल कंसीडर करती है। एक जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करा था, ठीक है, उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने रैंकाइन पढ़ा था, रीजनरेटिव पढ़ा था। उसी रैंकाइन को, रीजनरेटिव को विद देयर टीएस और एचएस डायग्राम हम लोगों को यहाँ स्टडी करना है। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे इस टीएस को, एचएस को। फिर इसका टीएस एचएस स्टडी करके हम लोगों को वापस से रिक्वायरमेंट पढ़ के आ जाएगी किसकी, हाँ भाई, यहाँ पर से वापस से रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगी द वैल्यू ऑफ मॉइलर चार्ट की। कैसे हम लोग मॉइलर चार्ट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीजों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट को, जिसका नाम है, नाम तो बेसिकली हम कुछ दे नहीं सकते इसको, क्योंकि इसके अंदर है ना दो पार्ट कंसिडर होते हैं, एक साथ में दो चीजें आती हैं। पहला पार्ट, इसको दो पार्ट में सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हम बात करेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, दूसरे पार्ट के अंदर हम करेंगे मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के बारे में, और उसके कितने पार्ट्स हैं उसको। और फिफ्थ यूनिट में है ना जो सेकंड पार्ट है ना, उसको क्या करते हुए चलेंगे, कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज के साथ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट को। तो सबसे पहले है ना बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन के, बेसिकली इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। तो कोई बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन टरबाइन एंड द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन? इन द बिगिनिंग जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन कर रहे थे, तब मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यही चीज मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है इम्पल्स टरबाइन में और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में, बिफोर वी गो टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जाएं उससे पहले है ना आप लोगों से चाहिए कि आप लोग बता पाए कि है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पल्स टरबाइन एंड द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। देखो ये यहाँ पर इसका है ना वो दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, इसके अंदर है ना यहाँ तक का जो पार्ट है ना, यहाँ तक का पॉइंट नंबर 10 तक का, ये हमारा है ना किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर हम लोग साइकिल्स ऑफ स्टीम टरबाइन आ गए हैं, यहाँ से हम लोग है ना स्टडी करने लग जाएंगे अदर पार्ट को। तो सबसे पहले है ना हम बात करें किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू इम्पल्स टरबाइन की, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में। तो ये आप लोग बताएं कि है ना इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। बोले जनता, बोलिए, अरे को तुक्का मार लो यार। सर हाँ बोलते हैं। इम्पल्स हाँ रिएक्शन रूपांश। टरबाइन, सर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन ना सर, क्या नाम है, हाई वेलोसिटी फ्लूइड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम मतलब यूज होती है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कोई और? सर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन सर ये यूज होता है सर, सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो तो सभी स्टीम टरबाइन का बेसिक चीज है कि उसके अंदर है ना क्या करना होता है, हमको किसमें कन्वर्ट करना होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सर हम जब स्टीम को ड्रॉप करते हैं वेलोसिटी उसमें इम्पल्स टरबाइन में, तो वो नोजल के थ्रू पासेस होती है बहुत तेज। ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी कंपाउंडिंग कर देते हैं। हाँ हाँ, तो फिर इसमें तो निकल के ही नहीं आया। What is the difference between the impulse turbine and impulse reaction turbine? देखो क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो हमारी स्टीम का एक्सपेंशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, नोजल्स के अंदर होता है। जो हमारी स्टीम है एक्सपेंड करती है ना, वो किसमें करती है, सिर्फ और सिर्फ नोजल्स के अंदर करती है। जबकि जब हम बात करते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन की, तो हमारी स्टीम का जो एक्सपेंशन होता है वो नोजल, जो कि हमारी कैसी होती है, फिक्स ब्लेड होती है, उसके साथ साथ में किसके जैसा भी होता है, मूविंग ब्लेड के अंदर भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर है ना कोई नोजल लगाने की जगह क्या करते हैं, जो हमारी फिक्स ब्लेड्स होती हैं, उन फिक्स ब्लेड्स को इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि है ना वो किसके जैसा वर्क करने लग जाए, वो वर्क करने लग जाए एज ए नोजल। ठीक है, तो हियर वी कम आउट कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। साफ हो जाओगे? हाँ, तो हियर वी डिस्कस अबाउट दिस इफेक्ट। हाँ बच्चे, तो है ना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि स्टीम का जो एक्सपेंशन करते हैं ना, वो स्टीम का एक्सपेंशन हमारी है ना फिक्स प्लेट्स के साथ साथ में किसमें भी करते हैं। एक तो हमारे स्टीम का एक्सपेंशन फिक्स प्लेट्स में तो होता है, साथ साथ में इसमें कहाँ पर भी होने लगता है, मूविंग ब्लेड्स के अंदर भी स्टीम क्या करती है, हमारी एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो स्टीम का प्रेशर जो है उसमें कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, साथ में मूविंग ब्लेड्स के साथ साथ में किसमें भी हो रहा है, फिक्स ब्लेड्स के साथ में भी हो रहा है। और वहां पर क्या होता है, सिर्फ हमारी जो नोजल थी उसके अंदर क्या होता है, स्टीम का रिएक्शन होता था। अभी हम लोग ना इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का है ना सबसे ज्यादा यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन की जगह, क्योंकि उसके अंदर इम्पल्स के और इम्पल्स रिएक्शन के दोनों के बेनिफिट हमको मिलते हैं। किसके अंदर क्या होता है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस होती है, हर एक स्टेज क्या करती है, फिक्स एंड मूविंग ब्लेड कंसिस्ट करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हीट ड्रॉप होता है। ठीक है, हीट ड्रॉप जैसे अपन मॉइलर चार्ट में देखते हैं ना कि H1 माइनस H2 क्या हो गया, हमारे पास में हीट ड्रॉप हो गया। ये हीट ड्रॉप हमारा किसके अंदर होता है, ये हीट ड्रॉप फिक्स ब्लेड के अंदर भी होता है और मूविंग ब्लेड में भी होता है। तो इस फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड की वजह से हम लोग इसके अंदर क्या निकालते हैं, एक डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जो कि अभी तक हमने इम्पल्स टरबाइन के अंदर नहीं निकाली थी। ठीक है, तो आगे हम लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, नोजल्स आर प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन टरबाइन। The fixed blade acts both as the nozzle in which velocity of steam increase and direct to the steam to the enter the moving into the blade। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ब्लेड्स को कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि वो किसकी जैसे वर्क करने लग जाए, वो नोजल की जैसे वर्क करने लग जाए। मतलब उसकी जो शेप बनाई जाती है वो जनरली कैसी बनाई जाती है, कुछ इस टाइप से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टाइप की फिक्स ब्लेड की शेप बनाई जाती है, जो हमारी एयर स्ट्रक्चर होती है उसकी। ओके, so the steam is expand with the flowing over the moving blades
and gives the reaction to the moving blades, hence the turbine is called the reaction turbine. तो अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी रिएक्शन निकालते हैं, that's called the degree of reaction. तो देखो बच्चे ये डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक हमको है ना फिक्स ब्लेड दे रखी है, दूसरी हमको क्या दे रखी है, मूविंग ब्लेड दे रखी है। तो हमारा प्रेशर का जो डिक्रीमेंट हो रहा है, वो प्रेशर का डिक्रीमेंट है ना हमारी फिक्स ब्लेड के अंदर भी हो रहा है और हमारी मूविंग ब्लेड के अंदर भी हो रहा है। दोनों के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर का डिक्रीज हो रहा है। और अगर इसके एचएस कर्व की बात करें तो इसका एचएस कर्व देखो यहाँ पर, अगर आइसेंट्रोपिक है तो आइसेंट्रोपिक के अंदर क्या होगा, ये इनिशियल प्रेशर कुछ P1, फिर हमारे पास प्रेशर P2, फिर हमारे पास प्रेशर P3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा और यहाँ तक डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस एक्चुअल है तो स्टेट जाने की जगह कैसे फ्लो होगा, कुछ इस टाइप से फ्लो होगा। तो इसको नाम देते हैं पॉइंट 1, 2, 3, दिस इज अ पॉइंट 2 डैश एंड 3 डैश। ये वो जो हीट ड्रॉप है जो कि किसके अंदर हो रही है, फिक्स ब्लेड के अंदर हो रही है, और ये वो हीट ड्रॉप है जो कि किसके अंदर हो रही है, हमारी मूविंग ब्लेड के अंदर हो रही है। तो ये आइसेंट्रोपिक जो हीट ड्रॉप हो रही है ना, इसी से हम लोगों का सारा काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास वर्क आउटपुट रहता है ना, वो वर्क आउटपुट सेम रहता है। जो फॉर्मुलेज है हमारे, वो फॉर्मुलेज सेम रहते हैं जो हम लोगों ने किसके अंदर यूज करे थे, हमने यूज करे थे इम्पल्स रिएक्शन, इम्पल्स टरबाइन के अंदर। सेम वर्क डन, दैट इज एम डॉट UCW। अगर पर केजी की बात कर रहे हैं, अगर पर केजी बात नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर आ जाता है एम डॉट UCW। देखो इन्होंने VW1 प्लस VW2 से बता रखा है, दैट इज नेट VW की बात की जा रही है। और अगर हम लोग पर केजी की बात करें तो उस पर केजी के अंदर है ना कौन गायब हो जाता है, ये एम डॉट गायब हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, U इंटू VW, ठीक है। where m is the mass of the steam flowing through the blades। ये ना ब्लेड्स पे ना कितनी मास ऑफ स्टीम फ्लो कर रहा है। पावर सेम MUCW अपॉन 1000, efficiency is also same, that is the MUCW upon 1000, ठीक है, that's called the efficiency। बट यहाँ से है ना एक नई टर्म जिसका नाम है डिग्री ऑफ रिएक्शन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको है ना इसके अंदर पढ़नी है। दिस डिग्री ऑफ रिएक्शन इज, डिफाइन कर लो, इसको लिख लो आपकी कॉपी के अंदर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। इसको प्लीज मेंशन कर लो। द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड as a ratio of isentropic heat drop in the moving blade to the sum of isentropic heat drop in the fixed blade and moving blade। ये देखो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड मिलके दोनों मिलके क्या बना रही है, ये दोनों मिलके बना रही है स्टेज। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि डेल्टा H आइसेंट्रोपिक in the blade plus delta H isentropic in stage। जो हमारे पास स्टेज जनरेट हो रही है ना, उस स्टेज के अंदर ये वैल्यू क्या हो रही है। हमारे पास प्योर इम्पल्स टरबाइन है, तो उस प्योर इम्पल्स टरबाइन के अंदर है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 0 होती है। जो इसलिए इस डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होने की वजह से ही इसको हम लोगों ने किसमें स्टडी नहीं किया था, इम्पल्स टरबाइन के अंदर स्टडी नहीं किया था। अगर हम बात करें R इक्वल्स टू 1 की, तो उस R इक्वल्स टू 1 के अंदर ये इसको हम बोलते हैं प्योर रिएक्शन टरबाइन। अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन कितनी हो गई, 1 हो गई, तो उसको हम बोलते हैं प्योर रिएक्शन टरबाइन। बस जिस जो अभी हम लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट के अंदर हम लोग है ना इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक ऐसी टरबाइन की जिसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी है, 0.5। इसको हम लोग है ना हाफ डिग्री रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। इसको हम 1/2 रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था पार्सन, इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, इसको हम पार्सन टरबाइन भी बोलते हैं। तो इन कमिंग यूनिट जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग पार्सन टरबाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस पार्सन टरबाइन की खासियत क्या थी, इस पार्सन टरबाइन के अंदर इस पार्सन टरबाइन के अंदर है ना सारा पैरामीटर, जब हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए या कुछ भी बनाए, वो सब कुछ सेम है जैसा कि हमने किसके अंदर बनाया था, जैसा हमने बनाया था हमारी इम्पल्स टरबाइन के अंदर। केवल एक छोटा सा डिफरेंस जनरेट होगा। वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि पार्सन टरबाइन के अंदर जो अल्फा 1 होता है ना, वो बीटा 1 के इक्वल, बीटा 2 के इक्वल होता है। क्या कंडीशन है, पहली कि अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू द बीटा 2, दूसरी अल्फा 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, बीटा 1 के इक्वल होगा। मेरा जो CR2 लेते हैं हम लोग,
समटाइम हम लोग VR2 से लेते हैं, कभी V1 से लेते हैं, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग द CR2, दैट CR2 शुड बी इक्वल्स टू C1 एंड CR1 शुड बी इक्वल्स टू C2। अगर कोई टरबाइन इन 4 पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है, अगर कोई टरबाइन इन 4 पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है, देन दैट टरबाइन इज आल्सो नोन एज द पार्सन टरबाइन। ये पैरामीटर फ्लो होते ही इसकी जो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 0.5 निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हमसे है ना आरटीयू क्वेश्चन क्या करता है, आरटीयू क्वेश्चन ये करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पार्सन टरबाइन। तो हम क्या बोलेंगे कि पार्सन टरबाइन इज अ टरबाइन जिसकी है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, हाफ होती है, और इसके अंदर ना बोथ सेक्शन, चाहे हम बात करें फिक्स ब्लेड्स की और बात करें मूविंग ब्लेड्स की, दोनों कैसे बने होते हैं, ये सेम बने होते हैं। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट in this type of the turbine the blade section mean diameter as well as the moving blade are the same height progressively so increase such that the velocity of steam at exit। इस टाइप से इसको डिजाइन किया जाता है कि इसकी एग्जिट पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किस पे बन जाती है, इसकी आउटलेट के ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। चाहो तो है ना कहीं पर नोट डाल के तुम लोग लिख सकते हो कि α1 इक्वल्स टू β2, α2 इक्वल्स टू β1, CR2 इक्वल्स टू C1 एंड CR1 इक्वल्स टू C2। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि है ना प्रूव दैट द पार्सन्स टरबाइन इज हाफ डिग्री रिएक्शन टरबाइन। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, कहिए, तुक्का मारिए। कोई जवाब देना चाहेगा? बच्चे इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये प्रूव करना है कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 0.5 आ रही है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ रिएक्शन और कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं। तो अपने कॉपीज खोल लो, जिसके अंदर है ना आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो आओ हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो बच्चे हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में, हमको बात करनी है डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में। सो व्हाट इज द हाउ द डिग्री ऑफ रिएक्शन वर्क्स। तो अभी हम लोगों ने बताया कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आर डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक ऑफ द ब्लेड अपॉन डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक। ये देखो ध्यान रखना कि है ना कौन सी है ना हीट ड्रॉप को ले रहे हैं, हमेशा आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप को लेंगे। फॉर नोजल प्लस डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक ऑफ ब्लेड। तो हम है ना अलग अलग करके क्या निकालते हैं, नोजल के लिए डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक निकालते हैं और ब्लेड के लिए डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। मान लो कि मेरी इनलेट वेलोसिटी क्या है C1, आउटलेट पे वेलोसिटी क्या है C2, बट ड्यू टू द सम फ्रिक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ लॉस हो रहा है। वो लॉस होने के बाद में कितनी एनर्जी फॉरवर्ड हो रही है उसको हमने मान लिया कि वो फ्रैक्शन हो गया फाइव, दैट इज फाइव इज कैरी ओवर कोफिशिएंट, कि कितनी एनर्जी हमारी। ठीक है,
तो हम लोग को पता है कि है ना एफिशिएंसी कैसी दी जाती है किसी नोजल की, नोजल की एफिशिएंसी दी जाती है इनलेट पे वेलोसिटी आइसेंट्रोपिक मतलब C1 स्क्वायर माइनस C2 डैश स्क्वायर की एक्चुअली कितना है ना इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो मैं इस C2 डैश को है ना यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, समझना यहाँ पर ना मैं C2 डैश को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, कैरी ओवर कोफिशिएंट के साथ में, कि मेरे पास कितनी वैल्यू चेंज होकर कहाँ जा रही है, 5 C2 स्क्वायर वैल्यू कहाँ आ रही है, मेरे पास अगली स्टेज में जा रही है। दैट व्हाट इज द 5 इज द कैरी ओवर कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू किससे कम होती है, 1 से कम होती है, अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक इन द नोजल। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक नोजल की वैल्यू चाहिए फॉर पुटिंग इट इनटू द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिएगी, इसकी वैल्यू चाहिएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक फॉर द नोजल इज इक्वल्स टू delta H isentropic for the nozzle is equals to C1 square minus 5 times C2 square upon twice of eta n। अब मेरा प्राइमरी टारगेट क्या है, मेरा प्राइमरी टारगेट है कि मैं C2 को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर सकूं, CR2 की टर्म में या फिर U की टर्म में कन्वर्ट कर सकूं। हमने को पता है कि हमारे पास में एक कोफिशिएंट होता है रो, दैट इज द U अपॉन C1। एक नया कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं रो 2, एक नया कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं रो 2 जिसकी वैल्यू क्या है U अपॉन CR2। ठीक है, ये तो हमको पता है कि वी नो दैट कि रो क्या होता है, U अपॉन C1 होता है। और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि लेट, मान लिया कि हमने है ना ये नई चीज मानी है कि लेट रो 2 इज इक्वल्स टू U अपॉन CR2। वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करें अगर, थोड़ा नीचे करिए। अच्छा एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। ये लिख लेना बच्चे, बुक्स के अंदर है ना बड़ा ही हौच-पौच सा होकर रखा होता है, जैसे है ना इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं हम, ताकि हौच-पौच नहीं हो तुम लोगों को। सर ये कॉर्नर पेन है, पहले इसे हटाइए, पता नहीं। C1 क्या है मेरी इनलेट वेलोसिटी है, C2 क्या है मेरी आउटलेट वेलोसिटी है, 5 क्या है मेरे पास में कैरी ओवर कोफिशिएंट है कि कितनी एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं कैरी ओवर करके है ना नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हैं। लिख लिया बच्चों? जी सर लिख लिया। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल एक बार अपना है ना वही सेम लेते हैं जो हमने पहले बनाया था, कि सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन तो अच्छी बना दें। सबसे पहले क्या करा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एक पॉइंट से अल्फा 1 एंगल क्रिएट करा, दूसरे से हम लोगों ने क्या करा, इसको मिलाती हुई एक लाइन बनाई। ठीक है, यहाँ से ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है लेट्स सपोज C1 को, ये डिनोट कर रहा है किसको, CR1 को। दिस इज आवर इनलेट एंगल अल्फा 1, ये क्या है मेरे पास में बीटा 1। यहाँ से मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, स्केल से ड्रॉ करना सब लोग। यहाँ से मैंने क्या करा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये किसको डिनोट कर रहा है, CF1 को डिनोट कर रहा है। CR1 की हेल्प से मैंने क्या डिनोट किया, CR2 डिनोट किया। यहाँ पर है ना CR2 कैन बी ग्रेटर देन CR1 इन द इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन। CR2 can be greater than CR1, but impulse turbine के अंदर CR2 is never be greater than the CR1 ना। So CR2 यहाँ से हमने क्या करा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको हमने मिला दिया इस पॉइंट से। ठीक है, दिस इज द C2, दिस इज CF2। आ गया सब कुछ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस ली थी, ये डिस्टेंस हमने ली थी CW। CW के बाद में
यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये थी हमारे पास में CW1 और इसको हम लोगों ने कंसीडर किया था एज CW2, ठीक है। और साथ के साथ एक छोटी सी डिस्टेंस और थी ये वाली, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे थे U। तो अब देखो बच्चे ये वेलोसिटी डायग्राम तुम्हारे सामने है। यहाँ से C2 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ U एंड CR2 क्या निकाली थी हम लोगों ने? क्या मैं वेलोसिटी को इस टाइप से बता सकता हूँ कि मेरे पास में जो C2 स्क्वायर है वो C2 किस किस से मिलके बना है? मेरे पास में ये C2 मिलके बना है इस CR2 से और एक U से। CR2 और U का है ना जो रिजल्टेंट है वो क्या है? C2 है। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो वेक्टर्स, एक मान लो एक फोर्स F1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स जा रहा है F2 इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट जो था FR, वो FR कैसे निकालते थे हम? ऐसे निकालते थे कि FR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। और साथ के साथ एक और चीज आपने पढ़ी होगी कि ऐसे अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, अगर ये कुछ A वेक्टर है, दिस इज द B वेक्टर, दिस इज द C वेक्टर, तो व्हाट इज द A वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B वेक्टर का स्क्वायर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस 2BC कॉस थीटा, ठीक है। ये दो चीजें हैं इनको यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग CR2 दे रखा है, हमको U दे रखा है, हम लोग किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं? C2 के लिए। तो हम किसको यूज करेंगे? दिस, ठीक है, इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो ये कंपोनेंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में? ठीक है, अगर ये कंपोनेंट यूज करते हैं तो हमारे पास में C2 क्या निकल के आएगा? वी हैव द वैल्यू ऑफ C2 इज U स्क्वायर प्लस CR2 स्क्वायर माइनस 2U CR2 कॉस बीटा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम C2 स्क्वायर क्या बोल सकते हैं? मैंने यहाँ से CR2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 प्लस रो2 स्क्वायर, वाई वी टेक द रो2 स्क्वायर। अगर CR2 स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इस जगह? U अपॉन CR2, जिसको हमने ना अभी इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर यहाँ पर हमने क्या बोला है? U अपॉन CR2 को हमने क्या बोला हुआ है? रो2। U अपॉन CR2 को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? रो2। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ रो2। तो 1 प्लस रो2 स्क्वायर माइनस 2 रो2 कॉस बीटा 2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ C2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम लोग है ना किसके अंदर पुट कर दें, इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास डेल्टा H आइसेंट्रोपिक फॉर द नोजल क्या निकल के आएगा? हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी C1 स्क्वायर माइनस 5 टाइम CR2 स्क्वायर 1 प्लस रो2 स्क्वायर माइनस 2 रो2 कॉस बीटा 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ eta n। कुछ इक्वेशंस पुट कर देते हैं इसको। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या करा है? इस C2 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, इसको हमने कहाँ पर पुट किया है? ए वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो उससे हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गई। सेम किसके लिए काम करते हैं हम लोग? यही काम करते हैं हम लोग किसके लिए? ये काम करते हैं हम लोग ब्लेड्स के लिए। अगर ब्लेड्स के लिए बात करें तो अवेलेबल एनर्जी फॉर द ईच रो ऑफ मूविंग ब्लेड क्या लिख सकते हैं हम लोग? अवेलेबल एनर्जी फॉर ईच रो ऑफ मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड में कौन सी वेलोसिटी जाती है बच्चे? रिलेटिव, ठीक है। तो कितनी जा रही है? रिलेटिव वेलोसिटी जा रही है। तो हर किसी के लिए कितनी अवेलेबल हो रही है? इज 5 टाइम ऑफ CR1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट eta n also can be defined as CR2 square minus
पाई टाइम्स CR1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। बट ये डेल्टा H आइसेंट्रोपिक किसकी है? अब ब्लेड्स की है। ये डेल्टा H आइसेंट्रोपिक किसकी है? ब्लेड्स की है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? यहाँ पे से हम लोग है ना डेल्टा H आइसेंट्रोपिक ब्लेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज delta H isentropic for the blade is equals to CR2 square minus pi times CR1 square upon twice of eta n। ठीक है, let's suppose this is the equation number 4। वापस से गेम खेलते हैं CR1 की स्क्वायर के ऊपर। तो वेलोसिटी ट्रायंगल से देखो CR1 स्क्वायर की वैल्यू क्या कह सकते हैं? हाँ जी, CR1 किससे मिलके बन रहा है? U और C1 से मिलके बन रहा है। हमारा ये जो CR1 है, ये जो CR1 है, ठीक है, ये किससे मिलके बन रहा है? इस U से और एक इस C1 से, इन दोनों से मिलके बन रहा है। इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है अल्फा का। अभी यहाँ पर एंगल किसका था? अभी इसके बीच में एंगल था बीटा का। अब किसका एंगल है? अब एंगल है अल्फा का। तो सेम इक्वेशंस की अगर बात करें तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? अगर सेम इक्वेशंस के बारे में बात करें तो देखो ये इक्वेशंस क्या चेंज हो जाएंगी? CR1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू CR1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UC1 कॉस अल्फा 1। मैंने यहाँ से C1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसको मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस रो माइनस रो स्क्वायर माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1। ठीक है, वेयर रो क्या है? वेयर रो इज इक्वल्स टू U अपॉन C1। ठीक है, CR1 स्क्वायर की ये वैल्यू को उठा के हम लोग किसके अंदर पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। CR1 स्क्वायर की वैल्यू को उठाया और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? द वैल्यू इज डेल्टा H आइसेंट्रोपिक ऑफ ब्लेड इज इक्वल्स टू CR2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम C1 स्क्वायर, 5 टाइम C1 स्क्वायर 1 प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ईटा n। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। 4 पे हमारे पास डेल्टा H आइसेंट्रोपिक नोजल है, 5 पे हमारे पास डेल्टा H आइसेंट्रोपिक ब्लेड है। दोनों उठा के किसके अंदर पुट कर दो? दोनों ऊपर उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहां पर से हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन जनरेट होगी, वो होगी डिग्री ऑफ रिएक्शन की फॉर द रिएक्शन टरबाइन। अभी हम लोग है ना इम्पल्स रिएक्शन के बारे में सॉरी अभी हम लोग है ना पार्सनस टरबाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? रिएक्शन टरबाइन की। द डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज R इक्वल्स टू, थोड़ी सी देखना समझना, CR2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस रो माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1 अपॉन, ये तो क्या लिख दिया हम लोगों ने? डेल्टा H आइसेंट्रोपिक ब्लेड लिख दिया। अब नीचे क्या करना है? नोजल प्लस ब्लेड दोनों करनी है। तो नोजल प्लस ब्लेड दोनों करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 स्क्वायर माइनस 5 टाइम CR2 स्क्वायर भाई कोई कुछ कह रहे हो तो बता देना, सुनाई नहीं दिया था। 1 प्लस रो 2 माइनस 2 रो 2 कॉस बीटा 2 प्लस CR2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम CR1 स्क्वायर 1 प्लस रो माइनस 2 रो कॉस अल्फा 1। ठीक है, ये एक जनरल डिग्री ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? एक जनरल डिग्री ऑफ रिएक्शन है फॉर एन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन।
बट खास बात हम लोगों को है ना, ये आरटीयू नहीं पूछती है, ठीक है। ये आरटीयू हमसे ये नहीं पूछती है कि है ना आप बताओ भैया कितना आएगा। हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि है ना यहाँ से आप क्या वैल्यू जनरेट करके दे सकते हो। ये छोटी सी एक इक्वेशन है, आपके स्क्रीन पे सामने होगी, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन की। अब यहाँ से हम लोगों से पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू फॉर इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन। ये इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन पास जो कैसी है, पार्सन्स टर्बाइन है, उस पार्सन्स टर्बाइन के लिए हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो आओ बात करते हैं हम लोग पार्सन्स टर्बाइन की, कि उसकी है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन 1/2 कैसे आएगी। चलें बात करें। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 5 की, इक्वेशन नंबर 3 की, ठीक है। पार्सन्स टर्बाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन 1/2 प्रूव करने के लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 3 की, इक्वेशन नंबर 5 की। चलो आओ समझते हैं क्या है कहानी। सर आज इतना ही रहने दी। आज इतना ही रहने दूं, थक गए? चलो ठीक है, कल हम लोग इसके आगे स्टडी करते हैं ना। ओके सर। यस सर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन कैसे निकल के आया, ये जो फॉर्मूला निकाला है हम लोगों ने, इस फॉर्मूले पे वर्किंग करना कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, ये वाला, ठीक है। C2 स्क्वायर का ρ2 क्या थी, ρ1 क्या थी, पार्सन्स टर्बाइन कैसे वर्क कर रही है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द इम्पल्स टर्बाइन। तो यही आज की क्लास के क्या थे, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। कल इसको आगे स्टडी करेंगे। हाँ बच्चे आज कर दूंगा। जी सर। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।